तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग विलेन चैप्टर के बारे में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हम लोगों ने विलेयता के बारे में पढ़ा था, विलेयता से संबंधित हेनरी के नियम के बारे में पढ़ा था। तो आज की जो क्लास है, आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और वाष्प दाब के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज की लेक्चर का टॉपिक क्या हमारा, वाष्प दाब। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहीं से वाष्प दाब के बाद फिर आपके अणुसंख्य गुण भी शुरू हो जाएंगे। अणुसंख्य गुणों के बारे में पढ़ना भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये वाष्प दाब होता क्या है ना, वाष्प दाब होता क्या है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। मान लीजिए हमने कोई द्रव लिया। ठीक, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई द्रव है। ठीक, और पात्र में ये जो द्रव है, इस द्रव को जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इस द्रव को जब हम गर्म करेंगे तो द्रव को गर्म करने पर मान लीजिए पात्र बंद है। ठीक, ये पात्र पे कवर लगा हुआ है। और जब हम इस द्रव को गर्म करेंगे तो इस द्रव को गर्म करने पर ये द्रव किस में बदलेगा बेटा, ये द्रव वाष्प बनाएगा। ये द्रव क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा। तो शुरू में द्रव से वाष्प बनने की जो दर होगी, शुरू में द्रव से वाष्प बनने की दर जो होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन क्योंकि ये पात्र बंद है, तो पात्र के बंद होने के कारण ये जो वाष्प के कण हैं, वाष्प के कण इस कवर के ऊपर क्या हो जाएंगे, इसका जो कवर है, इसका जो ढक्कन है, इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, एकत्र हो जाएंगे। और जब इसके ऊपर एकत्र हो जाएंगे तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, एक समय के बाद ये जो वाष्प के कण हैं, ये वाष्प के कण आपस में जुड़कर, ये वाष्प के कण आपस में जुड़कर कहाँ आने लगेंगे, इसके नीचे आने लगेंगे। और वाष्प के कण ऊपर से जुड़कर नीचे आने लगेंगे तो मतलब वाष्प से संघनन होने लगेगा। तो वाष्प से क्या बनने लगेगा, द्रव भी बनने लगेगा। तो शुरू में द्रव से वाष्प बनने की दर क्या होगी, तेज होगी। लेकिन जब यहाँ पर वाष्प के अणु क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो फिर वाष्प के अणु संघनित होंगे, तो वाष्प से द्रव बनने की दर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा कि वाष्प से द्रव के बनने की दर, एक समय ऐसा आएगा कि द्रव से वाष्प के बनने की दर और वाष्प से द्रव के बनने की दर दोनों क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। मतलब जितना द्रव इधर से वाष्प बनेगा उतना ही वाष्प के कण इधर से संघनित होकर नीचे द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। तो दोनों के बनने की दर क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। तो जब द्रव और वाष्प दोनों साम्य अवस्था में होंगे, जब द्रव और वाष्प दोनों क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे, तो आपको तो पता ही है कि भाई वाष्प के जो कण होते हैं, गैसीय अणु हैं, तो वो क्या करेंगे, चारों दिशाओं में दाब क्या करेंगे, आरोपित करेंगे, दाब लगाएंगे। तो जब द्रव और वाष्प दोनों एक दूसरे के साथ साम्य में होते हैं, तब इस वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसे बोलते हैं वाष्प दाब। तो किसी द्रव और वाष्प की साम्य अवस्था पर, द्रव और वाष्प की साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को क्या बोला जाता है बेटा, वाष्प दाब कहा जाता है। क्या कहेंगे, सिंपल सी कहानी अगर हम देखें तो द्रव तथा वाष्प की साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, लगाया गया जो दाब होता है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो द्रव तथा वाष्प की साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव को गर्म करने पर वो वाष्प में परिवर्तित होता है। शुरू में द्रव से वाष्प बनने की दर क्या होती है, तेज होती है। लेकिन फिर कुछ समय बाद वाष्प के कण भी संघनित होकर द्रव में बदलने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि द्रव से वाष्प के बनने की दर और वाष्प से द्रव के बनने की दर दोनों क्या हो जाती है, समान हो जाती हैं। और जब दोनों दरें समान हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साम्य बिंदु। और जैसे ही साम्य आता है तो साम्य पर द्रव और द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसी को क्या बोला जाता है बेटा, उसी को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको। तो फिर हम लोग देखते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में।
चलिए, तो ये नोट हो गया। तो फिर हम लोग देखते हैं किसके बारे में, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, कि ये जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब किन कारकों से प्रभावित होता है। तो मुख्यतः जो वाष्प दाब है वो दो कारकों से प्रभावित होता है। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो अगर हम बात करें वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो वाष्प दाब को मुख्यतः दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला तो आपका है द्रव की प्रकृति। पहला क्या है बेटा, द्रव की प्रकृति। देखो, तो अगर आपका जो द्रव है, द्रव के कणों के बीच जो अंतराणविक आकर्षण बल है, द्रव के कणों के बीच उपस्थित जो अंतराणविक आकर्षण बल हैं, अगर वो दुर्बल होंगे तो द्रव के कणों का द्रव की सतह से निकलना क्या होगा, आसान होगा। भाई वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है, सतही प्रक्रिया होती है। भाई वाष्पन में द्रव की सतह से कण क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। अगर द्रव के अणुओं के बीच जो उपस्थित अंतराणविक आकर्षण बल है वह कमजोर होगा, दुर्बल होगा, तो द्रव के अणु का सतह को छोड़कर निकलना क्या होगा, आसान होगा। और द्रव के अणु सतह को छोड़कर जितनी आसानी से बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा वाष्पित होंगे। जितना ज़्यादा वाष्पन होगा उतनी ज़्यादा वाष्प बनेगी, और जितनी ज़्यादा वाष्प बनेगी उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, वाष्प दाब होगा। तो अगर हम बात करें तो द्रव की प्रकृति में क्या है, यदि द्रव के कणों के मध्य उपस्थित अंतराणविक आकर्षण बल दुर्बल होते हैं तो द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है। तो द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है। द्रव का वाष्प दाब क्या होगा बेटा, अधिक होगा। आप सिंपल से कह सकते हो कि वाष्प दाब जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा द्रव के कणों के मध्य उपस्थित अंतराणविक बलों के। द्रव के कणों के मध्य उपस्थित अंतराणविक बलों के। ठीक, तो द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो द्रव के कणों के मध्य उपस्थित अंतराणविक बलों के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अंतराणविक बल जितने ज़्यादा होंगे वाष्प दाब उतना कम होगा, अंतराणविक बल जितने कम होंगे वाष्प दाब उतना ज़्यादा होगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया द्रव की प्रकृति की कहानी। फिर दूसरा जो कारक है वो है बेटा आपका ताप। दूसरा कारक क्या है, दूसरा कारक होता है ताप, टेम्परेचर। ताप या टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की अगर हम कहानी कहें तो सिंपल सी है कि भैया जितना ज़्यादा ताप होगा वाष्पन की दर उतनी ज़्यादा होगी, और वाष्पन की दर जितनी ज़्यादा होगी वाष्प दाब उतना ज़्यादा होगा। तो सिंपल सा है, ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब या द्रव के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव के वाष्प दाब में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। ठीक, जितना ज़्यादा ताप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वाष्प दाब होगा। तो हम सिंपल से कह सकते हैं वाष्प दाब समानुपाती होता है किसके, ताप। जितना ज़्यादा ताप उतना ज़्यादा वाष्प दाब। अब मान लीजिए दो अलग अलग ताप पर द्रव के अलग अलग वाष्प दाब हैं, तो उनमें संबंध कैसे निकालेंगे ना। अलग अलग ताप पर, तापों पर उपस्थित वाष्प दाबों में संबंध किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, तो उसको कहानी समझेंगे आप। मान लीजिए जब ताप T1 था तो T1 ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब है P1। मान लिया हमने कि T1 ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब क्या है, P1 है, और T2 ताप पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है बेटा वो आपका है P2।
T1 ताप पर वाष्प दाब P1 था और T2 ताप पर वाष्प दाब क्या है, P2 है। तो इनमें संबंध क्या होगा, ये हम ये कहानी समझिएगा। तो कहानी ये है कि इनमें संबंध निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वाष्पन बटे 2.303 R डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या संबंध है, ये दो अलग अलग तापों में दो अलग अलग वाष्प दाब के मध्य संबंध निकालने का फॉर्मूला है। जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ताप जो है वाष्प दाब जो है वो लगभग 4 ATM है और 27 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 5 ATM है, तो बताइए उनमें क्या संबंध होगा, या वाष्पन की एंथैल्पी बतानी है आपको, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसके लिए ये संबंध है। तो अलग अलग ताप पर अलग अलग वाष्प दाब के मध्य संबंध इस फार्मूले से निकालते हैं। और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमने आपको बता ही दिया कि ताप जितना अधिक होगा वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। तो ताप बढ़ने पर द्रव का वाष्प दाब सदैव बढ़ता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है आपका राउल्ट का नियम। ठीक, किसका नियम पढ़ना है बेटा, राउल्ट का नियम। तो देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के पदार्थ होते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। एक होता है वाष्पशील पदार्थ, एक होते हैं वाष्पशील पदार्थ, और एक क्या होते हैं, अवाष्पशील पदार्थ, है ना। वाष्पशील पदार्थ का मतलब क्या है, जो आसानी से वाष्पित हो जाए, जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। जैसे अगर हम पेट्रोल की बात करें, खुले में रख दो तो क्या हो जाएगा, उड़ जाता है, आसानी से वाष्पित हो जाता है। जैसे और हम लोग कंपाउंड की बात करें, हमारा ईथर है, अल्कोहल है, ये सब क्या होते हैं, ये सब आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो क्वथनांक है वो क्या होता है, कम होता है। तो जो पदार्थ आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, जिनका क्वथनांक कम होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिनका क्वथनांक कम होता है, जैसे हमारा पानी भी वाष्पशील पदार्थ में आएगा, क्यों, उसको भी बॉयल करते हैं, वाष्पित होता है। ठीक है, लेकिन अवाष्पशील पदार्थ, जो पदार्थ आसानी से वाष्पित नहीं होते, आसानी से वाष्पित नहीं होते हैं। सामान्यतः जो हमारे पास लवण होते हैं, है ना, सामान्यतः जितने भी लवण हैं वो सारे क्या हैं, अवाष्पशील है। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, है ना। इसके अलावा हमारे पास और भी ऐसे पदार्थ जो आसानी से वाष्पित नहीं है, जैसे शुगर हमारी हो गई, है ना, हमारे पास शुगर है, शुगर हो गई, ग्लूकोज हो गया, है ना। तो ये सारे पदार्थ किस में आते हैं बेटा, ये सारे पदार्थ आते हैं अवाष्पशील पदार्थ में, जो आसानी से वाष्पित ना हो वो अवाष्पशील, और जो आसानी से वाष्पित हो जाए वो वाष्पशील। तो अभी जो हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, उसमें दोनों के दोनों पदार्थ वाष्पशील होंगे। देखो, वाष्प दाब से संबंधित दो कहानी पढ़नी है। एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक भी वाष्पशील होगा और विलेय भी वाष्पशील होगा। तो वाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक युक्त विलयन से बना विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब के लिए जो राउल्ट का नियम है वो पढ़ेंगे। और दूसरा एक ऐसा विलयन होगा जिसमें विलेय तो अवाष्पशील होगा लेकिन विलायक वाष्पशील होगा, उसके लिए पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, है ना। तो हेडिंग क्या लगाएंगे, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन हैविंग volatile solute, हैविंग volatile solute।
ठीक, देखिए तो वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होगा उसकी कहानी समझिएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक विलयन है, ठीक। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, इस विलयन में दो चीजें हैं। एक आपको मान लेते हैं हम वाष्पशील विलेय ए है और वाष्पशील विलायक वाष्पशील विलेय ए है और वाष्पशील विलायक बी, हमने विलायक को बी मान लिया। तो इस विलयन के अंदर वाष्पशील विलेय ए भी है और वाष्पशील विलेय विलायक बी भी है। तो भाई इस विलेय का जो आपका वाष्पशील विलेय है, इस विलेय का कुछ ना कुछ क्या होगा, इस विलेय का कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, इस विलेय का कुछ ना कुछ क्या होगा, वाष्प दाब होगा। चलिए तो अगर हम बात करें शुद्ध विलेय ए का वाष्प दाब, शुद्ध ए का वाष्प दाब, तो बेटा शुद्ध ए के वाष्प दाब को हम लिख देंगे पी नॉट ए से, ठीक है। और शुद्ध विलायक बी का वाष्प दाब जो होगा, शुद्ध बी का वाष्प दाब, बेटा शुद्ध बी के वाष्प दाब को हम लिख देते हैं पी नॉट बी से, ठीक। ये तो था शुद्ध पदार्थों का वाष्प दाब। अभी ये कब की कहानी है, जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास ए अलग है बी अलग है, एक पात्र में ए है और एक पात्र में बी है। तो इस शुद्ध ए का वाष्प दाब कितना है, पी नॉट ए, इस शुद्ध बी का वाष्प दाब कितना है, पी नॉट बी। लेकिन जब हम दोनों को विलयन में मिला देंगे, तो विलयन में मिलाने के बाद अब इस विलयन के अंदर ए का भी वाष्प दाब उपस्थित है और बी का भी वाष्प दाब उपस्थित है। तो मिश्रण में किसी भी पदार्थ के या किसी भी अवयवी भाग के वाष्प दाब को हम क्या बोलते हैं, आंशिक वाष्प दाब। मिश्रण में या विलयन के अंदर किसी भी पदार्थ का जो वाष्प दाब होता है या दाब होता है, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब। तो अब मिश्रण के अंदर कुछ दाब इसका है, कुछ दाब इसका है, तो जो ए का दाब होगा वो क्या कहलाएगा, ए का आंशिक वाष्प दाब, और इस बी का जो वाष्प दाब होगा वो क्या कहलाएगा, बी का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। तो अभी जब शुद्ध अवस्था में है, तो शुद्ध अवस्था में तो इसका वाष्प दाब पी नॉट है, इसका वाष्प दाब पी नॉट बी। लेकिन जब दोनों किसके अंदर गए, दोनों मिलकर विलयन बना लिए, तो विलयन के अंदर कुछ वाष्प दाब ए का है, उसको बोलेंगे ए का आंशिक वाष्प दाब, कुछ वाष्प दाब बी का है, उसको बोलेंगे बी का आंशिक वाष्प दाब। दोनों मिलकर विलयन बनाए हैं। तो हम बात करें ए का आंशिक वाष्प दाब, बेटा ए का आंशिक वाष्प दाब लिख दो आप पी ए से, किससे लिखेंगे, पी ए से। और बी का आंशिक वाष्प दाब, बी का आंशिक वाष्प दाब लिखेंगे पी बी से। तो अब राउल्ट का नियम कहता क्या है, राउल्ट का नियम बड़ी सिंपल सी कहानी कहता है कि भैया किसी भी विलयन के अंदर, किसी भी विलयन के अंदर उपस्थित किसी भी वाष्पशील पदार्थ का जो आंशिक दाब होगा, किसी भी विलयन के अंदर उपस्थित किसी वाष्पशील पदार्थ का जो आंशिक दाब होगा या आंशिक वाष्प दाब होगा, वो विलयन के अंदर उपस्थित उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। मान लो विलयन के अंदर ए का जो है मोल प्रभाज जो काई ए है और बी का जो मोल प्रभाज है वो काई बी है। तो मोल प्रभाज क्या दर्शाता है भाई, मोल प्रभाज दर्शाता है विलयन में उपस्थित अवयव के भाग को, कि विलयन में किसी पदार्थ की कितनी मात्रा है। अगर ए का मोल प्रभाज ज़्यादा तो ए की मात्रा ज़्यादा, बी का मोल प्रभाज ज़्यादा तो बी की मात्रा ज़्यादा। अब आप कॉमन सेंस ही लगाओ कि भैया जिसकी मात्रा यहाँ ज़्यादा होगी उसी का वाष्प दाब तो इसमें ज़्यादा होगा ना। अगर ए की मात्रा ज़्यादा है तो विलयन में ए का आंशिक वाष्प दाब ज़्यादा होगा, अगर बी की मात्रा ज़्यादा है तो विलयन के अंदर बी का आंशिक वाष्प दाब ज़्यादा होगा। मतलब सीधी सी बात है, जिसका मात्रा ज़्यादा उसका विलयन के अंदर वाष्प दाब ज़्यादा। तो राउल्ट भी वही कहते हैं कि विलयन के अंदर किसी भी पदार्थ का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा विलयन में उसका भाग होगा उतना ज़्यादा उसका वाष्प दाब होगा। इसी तरह बी का जो आंशिक दाब होगा वो उसके मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो जितना ज़्यादा ए का भाग उतना ज़्यादा ए का वाष्प दाब, जितना ज़्यादा बी का मात्रा उतनी ज़्यादा बी की वाष्प दाब। यही तो सिंपल सी कहानी है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि विलयन के अंदर किसी भी वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा द्रव की मात्रा उतना ज़्यादा उसका वाष्प दाब। अब यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, पी नॉट ए।
वो कांस्टेंट क्या होगा बेटा, पी नॉट ए। और यहाँ से हटाएंगे कांस्टेंट, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो होगा पी नॉट बी। अब सर ऐसा क्यों, पी नॉट ए और पी नॉट बी ही क्यों आया, और कुछ क्यों नहीं आ सकता, कोई कांस्टेंट क्यों नहीं। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ठीक, सिंपल सी कहानी। ए शुद्ध अवस्था में है तो इसका वाष्प दाब कितना है, पी नॉट है। जब 100% है तो 100% में इसका जो वाष्प दाब है वो कितना है, पी नॉट है। अब मान लो ये विलयन के अंदर गया, विलयन के अंदर इसका 50% मात्रा है, तो इसका वाष्प दाब कितना होगा, पी नॉट ए का 50% ना। इसी तरह बी मान लो अगर क्या है 100% शुद्ध बी है तो उसका वाष्प दाब है पी नॉट बी। विलयन के अंदर जाकर मान लो 40% ही शुद्ध बी बचा, विलयन में इसका 40% भाग है, तो अब विलयन के अंदर बी का आंशिक वाष्प दाब कितना हो जाएगा, जितना शुद्ध अवस्था में था उसका 40% ही तो बचा। तो वही चीज़ तो यहाँ निकाला जाता है भैया, शुद्ध जितना था उसमें गुणा कर दो विलयन के अंदर जितना भाग है, शुद्ध जितना था उसमें गुणा कर दो विलयन के अंदर जितना भाग है, तो पता चल जाएगा आंशिक वाष्प दाब कितना है। बात समझ में आ गई। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, और विलयन का कुल वाष्प दाब, जैसे विलयन का कुल वाष्प दाब अगर मान ले PS, तो विलयन का कुल वाष्प दाब सभी अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। विलयन का कुल वाष्प दाब सभी अवयवी भागों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। आइए इसको लैंग्वेज में लिख के समझाते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा कहानी। चलें तो इसी पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि राउल्ट का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन में उपस्थित किसी भी पदार्थ का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो विलयन में उपस्थित उसके आंशिक वाष्प दाब होता है, विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, तथा कुल विलयन का कुल वाष्प दाब तथा विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अवयवी भागों के मोल प्रभाज के योग के बराबर होता है, ठीक। तो वही कहानी अगर हम कहें कि वाष्पशील विलेय ए का आंशिक वाष्प दाब PA समानुपाती होगा किसके, आपके काई ए के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू काई ए, ठीक। और इसी तरह अगर हम बात करें वाष्पशील विलायक B का आंशिक वाष्प दाब, तो ये क्या हो जाएगा, PB समानुपाती होगा काई B के। तो यहाँ से PB बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट B इंटू काई B, ठीक। और अगर हम बात करें कुल विलयन का वाष्प दाब, है ना, विलयन का कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा,
तो विलयन का कुल वाष्प दाब हो जाएगा PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, या हम कहें इसको लिख सकते हैं P नॉट A इंटू काई ए प्लस P नॉट B इंटू काई B। और आपको एक चीज पता है, क्या पता है, सिंस काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू होता है 1, तो क्या हम इसको ऐसे रख सकते हैं, काई बी की जगह रख सकते हैं 1 माइनस काई ए, रख सकते हैं ना। तो उसको उठा के इस फॉर्मूले में अगर रखा जाए PS वाले में, इधर लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं इस फॉर्मूले को, तो PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी, इसकी जगह रख दिया 1 माइनस काई बी, तो क्या बन गया, PS इज इक्वल टू P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट बी इंटू काई ए। काई ए वाले टर्म को एक साथ लिख दिया जाए, तो PS इज इक्वल टू P नॉट ए काई ए माइनस P नॉट बी काई बी, सॉरी P नॉट बी काई ए प्लस P नॉट बी, और अगर यहाँ से काई ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट बी काई ए प्लस P नॉट बी। ये एक और उसका मतलब राउल्ट के ही फार्मूले का एक और रूप हो गया, ठीक। एक फॉर्म तो ये लिखा हुआ आपके सामने, एक ये लिखा हुआ, एक ये लिखा हुआ, ठीक। तो राउल्ट का नियम, वाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम समझ गए। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, और विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अवयवी भागों के मोल प्रभाज के समानुपाती होता, सॉरी के योगफल के बराबर होता है। अवयवी भागों के मोल, सॉरी गलती, एक स्टेटमेंट गलत हो गया, अवयवी भागों के आंशिक वाष्प दाबों के, सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, लिखने में गड़बड़ी हो गई, अवयवी भागों के आंशिक वाष्प दाबों के, है ना, माय मिस्टेक। तथा विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है वो उसके अवयवी भागों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। थोड़ा वहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई थी, ठीक। ये है ना, विलयन का कुल वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे कहानी देखा जाए। हो गया बेटा, चलिए। तो अब आपसे एक और चीज भी पूछता है, ये तो हो गई द्रव विलयन के अंदर। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा वाष्प प्रावस्था में संघटन, मतलब वाष्प प्रावस्था में A का मोल प्रभाज और वाष्प प्रावस्था में B का मोल प्रभाज। तो उसके लिए भी फॉर्मूले हैं, वो आप याद रखिए। वाष्प प्रावस्था में अगर संघटन पूछता है, कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज पूछता है, तो सिंपल सा वाष्प प्रावस्था में A का संघटन या A का मोल प्रभाज कैसे लिखेंगे, PA इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप YA से लिख लो, YA इंटू PS, या आप कह सकते हैं YA इज इक्वल टू PA अपॉन PS। अगर पूरा का पूरा द्रव जो है वाष्प प्रावस्था में है, तो वाष्प प्रावस्था में संघटन क्या हो जाएगा, ये YA क्या है, YA है वाष्प प्रावस्था में A का मोल प्रभाज। वाष्प प्रावस्था में A का मोल प्रभाज क्या है, YA है। और इसी तरह अगर आपसे कहेगा कि वाष्प प्रावस्था में B का संघटन, वाष्प प्रावस्था में B का संघटन, वाष्प प्रावस्था में B का संघटन, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू हो जाएगा YB इंटू PS। तो यहाँ से YB की वैल्यू क्या आएगी, YB आ जाएगा PB अपॉन PS। तो ये YB क्या है, YB है वाष्प प्रावस्था में, वाष्प प्रावस्था में B का मोल प्रभाज, वाष्प प्रावस्था में B का मोल प्रभाज, ये क्या हो जाएगा, YB का मान, ठीक।
तो वाष्प प्रावस्था में संघटन हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया ये बेटा, चलिए। तो अब थोड़ा सा इसका ग्राफ भी देख लिया जाए, जो राउल्ट के नियम के लिए है उसको देखा जाए। आइए, तो जो राउल्ट का नियम था वो क्या था, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, या आप कह सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, यही फॉर्मूले थे। इनके ग्राफ के लिए क्या कहानी है, मान लीजिए इस पॉइंट पे जो काई ए है, काई ए का मान 1 है, तो काई बी का मान जाहिर से 0 होगा। क्यों? क्योंकि भाई सभी अवयवों का जो मोल प्रभाज का योग होता है वो कितना होता है, सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग होता है 1 के इक्वल। तो अगर यहाँ काई ए 1 है तो काई बी कितना होगा, काई बी 0 होगा। और मान लो इधर आगे जाते जाते काई ए घटते घटते क्या हो गया, काई ए का मान 0 हो गया, तो काई बी का मान बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, काई बी का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे काई ए का मान 1 है, काई बी 0 है, इस पॉइंट पे काई ए 0 है, काई बी 1। अब देखो आपको पता ही था कि जो पी ए है, ए का आंशिक वाष्प दाब वो समानुपाती होता है काई ए के, और बी का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, काई बी के। अब क्योंकि काई, और यहाँ से क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई होता है। तो अगर काई ए का मान 1 होगा तो पी ए बराबर किसके होगा, पी नॉट ए के। तो मतलब इस पॉइंट पर जो ए का आंशिक वाष्प दाब होगा वो शुद्ध ए के वाष्प दाब के बराबर होगा क्या, पी नॉट ए के। बिल्कुल सही भाई, ए का जो आंशिक जब काई ए 1 है तो ए का जो आंशिक वाष्प दाब है वो शुद्ध ए के वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लिया ये इस पॉइंट पे क्या है, शुद्ध ए का वाष्प दाब पी नॉट ए है। इसी तरह इधर आ जाओ, जिस पॉइंट पे काई बी का मान 1 है तो काई बी का मान 1 है तो क्या होगा, यहां से वो भी चीज समझिए, अगर काई बी का मान भी 1 है तो भाई काई बी 1 होगा तो पी बी भी किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी के इक्वल होगा। तो इस पोजीशन पे जो बी का आंशिक वाष्प दाब होगा उसको हम मान लेते हैं शुद्ध वाष्प दाब पी नॉट बी के बराबर। अब आप कहोगे सर ए नीचे है बी ऊपर क्यों है, क्योंकि ए विलेय है, विलेय की मात्रा कम होती है तो उसका वाष्प दाब कम होगा, बी विलायक है तो उसके लिए वाष्प दाब का मान सामान्यतः ज़्यादा ही होगा। अब देखोगे तो काई ए का मान लेफ्ट से राइट जाते जाते घट रहा है, तो आपने क्या देखा कि भैया जो वाष्प दाब होता है वो समानुपाती होता है काई ए के। मतलब अगर यहाँ पे काई ए का मान घटेगा तो पी ए का मान भी घटेगा। तो इधर से इधर जाते जाते काई ए घट रहा है, तो ये जो वाष्प दाब है इस वाष्प दाब का मान भी क्या होगा, लगातार घटेगा। ये इसका यहाँ काई बी 0 है और इधर जाते जाते काई बी का मान 1 है, तो यहाँ पे काई बी 0 है तो पी बी का मान भी 0 होगा। और क्योंकि राइट जाते जाते काई बी का मान बढ़ रहा है तो राइट जाते जाते काई बी का मान क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा रेखीय रूप से। और इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये जो लाइन है, ये लाइन ही विलयन के वाष्प दाब को दर्शा रही होगी। पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये रेखा किसको दर्शा रही है, ये रेखा दिखा रही है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। यह वाली रेखा किसको दर्शा रही, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। ठीक, समझ में आ गई। ये इसका ग्राफ है भैया। जब काई ए 1 था तो इसका मान पीक पे है, और इधर जाते जाते 0 हो गया, तो इधर जाते जाते घट के इसका वाष्प दाब 0 हो गया। यहाँ पे काई बी 0 है, इधर जाते जाते 1 हो गया, तो काई बी 0 था तो इसका वाष्प दाब भी कितना था, 0, और उधर जाते जाते बढ़ रहा तो अपने अधिकतम मान पे पहुँच गया। और इन दोनों को मिला देने वाली रेखा ही विलयन के वाष्प दाब को दर्शाएगी। ये वाली रेखा ए के आंशिक वाष्प दाब को दर्शा रही, ये वाली रेखा बी के आंशिक वाष्प दाब को दर्शा रही, दोनों को जोड़ने वाली रेखा विलयन के कुल वाष्प दाब को दर्शा रही। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई होगी सभी को, नोट कर लीजिए फिर। तो ये आपका हो गया राउल्ट का नियम और उसका ग्राफ। नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है,
तो अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म, इसका फार्मूला होता है CH3 व डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 415 mmHg हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यदि सिंपल से कह दें 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन को मिलाकर बनाए गए विलयन का वाष्प दाब बताइए, ठीक। और दूसरा, वाष्प प्रावस्था में संघटन बताइए। दूसरा क्या है बेटा? वाष्प प्रावस्था में संघटन बताइए। चलिए, तो इसको देखते हैं, ठीक। ये तो हो गया क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे ज़रूरी जो बात है क्या ध्यान देनी होती है? तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे ज़रूरी जो बात है वो आपको ये ध्यान देनी है कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है आप उन इन्फॉर्मेशंस को पहले लिख लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको इन इन्फॉर्मेशंस को लिख लेना है। तो इन इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। चलिए हल इसका देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है क्लोरोफॉर्म का और इसका डाइक्लोरोमीथेन का वाष्प दाब। मान लो हम क्लोरोफॉर्म को मान लेते हैं A, हमने क्लोरोफॉर्म को मान लिया A और डाइक्लोरोमीथेन को मान लिया B, ठीक। डाइक्लोरोमीथेन को क्या मान लिया? B मान लेते हैं। तो अगर हम बात करें शुद्ध A का वाष्प दाब कितना है? 200 mmHg। शुद्ध A का वाष्प दाब कितना दिया क्वेश्चन में? 200 mmHg। और शुद्ध B का वाष्प दाब जो दिया है वो कितना है? 415 mmHg। ये हो गया। और अगर हम बात करें तो A का जो विलयन में द्रव्यमान है वो कितना है? 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम। और B का जो है वो कितना है आपका? 40 ग्राम। यही है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो A का जो अणुभार होगा वो कितना होगा? तो भाई क्लोरोफॉर्म का अणुभार निकाल लीजिए। क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो उस हिसाब से हो जाएगा 106.5 और इस हिसाब से टोटल हो जाएगा 119.5। तो क्लोरोफॉर्म का जो अणुभार आ गया वो कितना आ गया? 119.5। और इसका अणुभार निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन में 2 क्लोरीन है, 71 और 2 कितना? 73 और 12 कितना? 85। तो इसका आ जाएगा 85, है ना, ग्राम पर मोल। तो ये आ गए इनके अणुभार। अब भाई अगर आपको विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है तो पहले तो दोनों का आंशिक वाष्प दाब निकालना पड़ेगा। और आंशिक वाष्प दाब निकालने के लिए मोल प्रभाज पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मोल प्रभाज की गणना करते हैं। तो मोल प्रभाज की गणना से पहले भी हमें मोल निकालने पड़ेंगे। तो A के मोल कितने आएंगे? A का ग्राम भार बटे A का अणुभार। तो A का ग्राम भार 25.5, उसका अणुभार 119.5। चलो इसको यंत्र विधि से क्या करते हैं, थोड़ा सहायता लेके हल कर लेते हैं, है ना। आप लोग बुद्धि यंत्र का प्रयोग करेंगे, हम तो ये वाले यंत्र का प्रयोग कर ले रहे हैं। तो कितना आएगा देखते हैं। 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5, तो यह आएगा 0.21। ये आ गया Na। इसी तरह Nb निकाल लीजिए, क्या आएगा?
WB बटे MB। तो WB कितना है बेटा 40 और MB कितना है 85, ये आ जाएगा 0.47। अब आपको निकालना है मोल प्रभाज, तो भैया A का मोल प्रभाज क्या होगा Na अपॉन Na प्लस NB, तो ये क्या हो जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाई 0.21 प्लस 0.47, जो कि आ जाएगा 0.68। तो डिवाइड किया जाए 21 को 68 से, तो ये आ जाएगा 0.3, ये कितना आ जाएगा बेटा 0.30। और एक का आप निकाल लो तो दूसरे का निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप मान लीजिए एक का क्या कर लेते हैं बेटा निकाल लेते हैं, तो फिर दूसरे का आप मत निकालिए। दूसरे कैसे निकाल सकते हैं ऐसे भाई, काई भी इक्वल टू होता है 1 माइनस काई ए, तो 1 माइनस काई ए निकाल चुके हो, कितना आ जाएगा 0.70। तो आपको काई ए भी पता चल गया और आपको काई बी भी पता चल गया, है ना। चलो अब इसके बाद देखते हैं आगे कहानी। जब इतना पता चल गया आपको, यहाँ सॉल्यूशन ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखते हैं। अब निकाल लेते हैं पी ए और पी बी। क्या निकाल लेते हैं पी ए और पी बी। चलो तो पी ए बराबर क्या होगा पी नॉट ए इंटू काई ए। पी नॉट ए कितना है 200 और काई ए कितना है 0.30, तो कितना हो जाएगा 30 गुना 60, ये आ जाएगा 30-60 mmHg। और इसी तरह पी बी निकाल लीजिए। पी बी क्या आ जाएगा 415 गुणे 0.70, तो इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा। तो 415 गुणे 0.70, ये आ जाएगा 592 गुणे था ना, ये आ जाएगा 290, सॉरी 290.5 आ जाएगा। ठीक, ये पी बी आ गया। अब कुल विलयन का निकाल लो पी एस। पी एस बराबर क्या होता है पी ए प्लस पी बी, ऐड कर दीजिए। पी ए है 60, पी बी है 290.5, तो कितना आ जाएगा 350.5। ये आपका आ गया कुल विलयन का वाष्पदाब। ये क्या आ गया बेटा कुल विलयन का वाष्पदाब आ गया इतने mmHg। और दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था वाष्प प्रावस्था में संघटन। ये तो पहला वाला सॉल्व हो गया विलयन का वाष्पदाब। दूसरा क्या पूछा था वाष्प प्रावस्था में संघटन ना। तो वाष्प प्रावस्था में संघटन का सूत्र बताए थे, वाई ए बराबर होगा पी ए बटे पी एस। पी ए कितना है 60, पी एस कितना है 350.5, डिवाइड कर दीजिए जो आएगा वही आंसर। करके देखा जाए, थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। 60 बटे 350.5, ये आ जाएगा 0.17। और वाई बी का फार्मूला भी ऐसे ही है पी बी अपॉन पी एस। चाहो तो ऐसे निकाल लो, चाहे 1 में से माइनस करके निकाल लो। ये कितना आएगा 0.83 आएगा। 290.5 बटे 350.5, देखिए ये 0.83 आ रहा है ना। तो चाहे सॉल्व करके निकालिए, चाहे एक आ जाए तो दूसरे को 1 में से माइनस करके निकाल लीजिए। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ये कहानी है, नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन आपका ऊपर दिया हुआ है। ठीक, अभी इसको हम टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, आज की क्लास का पीडीएफ जो भी होगा उसको हम भेज देंगे। अभी एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं, अदरवाइज़ कभी कभी होता क्या है कि बोर्ड अचानक से बंद हो जाता है, फिर पीडीएफ एक्सपोर्ट हो नहीं पाती, फिर आप लोग को लगता है अरे सर भेज नहीं रहे, तो वो बाई मिस्टेक कहानी हो जाती है ना। तो नोट कर लीजिए इसको। बाकी आप लोग ये क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। हम तो ऐसे ही डाउनलोड करके भेजते हैं भाई। चलो ठीक है, तो ये हो गया बेटा नोट सभी का। चलिए जल्दी से करिए।
चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वाष्पशील पदार्थ ए व बी मिलकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। ए व बी मिलकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं जिसका वाष्प दाब 550 mmHg है। इस विलयन में ए के 3 मोल व बी के 1 मोल उपस्थित हैं। बी के 1 मोल उपस्थित हैं। यदि विलयन में ए के 4 मोल व बी के 1 मोल उपस्थित होते हैं तो विलयन का वाष्प दाब 560 mmHg हो जाता है। देखो दो पदार्थ हमारे पास है, ए थे और बी थे। जब हमने ए के 3 मोल और बी के 1 मोल मिलाकर एक विलयन बनाया तो उस विलयन का वाष्प दाब कितना था, 550 mmHg था, ये लिखा हुआ है। और अगर इसी विलयन में हम क्या कर देते हैं, ए के जो है 4 मोल और बी के कितने 1 मोल मिला देते हैं, तब विलयन का वाष्प दाब 560 हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको शुद्ध ए और शुद्ध बी का वाष्प बताना है। शुद्ध ए व शुद्ध बी का वाष्प दाब बताइए। कह रहा पी नॉट ए का मान क्या होगा और पी नॉट बी का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग निकाल लेते हैं क्या, आंशिक वाष्प दाब, और निकालते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि जो ए है, ए के हैं 3 मोल और बी के हैं कितने 1 मोल। तो इस कंडीशन में ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, ए का मोल प्रभाज हो जाएगा 3/3 + 1 मतलब 3/4। और बी का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, बी का मोल प्रभाज हो जाएगा 1/3 + 1 मतलब 1/4। तो पी ए का मान निकाला जाए। पी ए का मान हो जाएगा बेटा, या पी एस डायरेक्ट निकाल लूँ। पी एस क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, यही होगा। तो यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू रख दें तो पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पी नॉट ए इंटू 3/4 प्लस पी नॉट बी इंटू 1/4, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। ये तो पहली कहानी हो गई। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू 3 पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बाई 4, तो हो जाएगा 4 पी एस इज इक्वल टू 3 पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आइए कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं। कंडीशन 2 क्या है, कह रहा है कि ए का मोल कितना है 4 कर दिया हमने, और बी का मोल कितना है, अच्छा पी एस दिया ही था, पी एस भी तो क्वेश्चन में दिया था बेटा, पी एस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 550 mm ना, तो यहाँ रख सकते हैं आप। चलो अभी सॉल्व करते समय रख देंगे। इस पी एस का मान आप रख सकते हैं, रख दीजिए, क्योंकि आपको पता है पी एस कितना है 550 है, तो 4 × 550 ये हो गया। अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है जब ए का मोल 4 होता है, बी का मोल 1 होता है, तब जो पी एस है
पी एस कितना हो जा रहा है, 560 mm हो जा रहा है, यही हो जा रहा। तो फिर से पी एस इक्वल टू लगा दीजिए, पहले काई ए निकाल लीजिए, काई ए कितना हो जाएगा 4/5 और काई भी कितना हो जाएगा 1/5, यही हो जाएगा 4 1 5, डायरेक्ट कर दिए। तो पी एस बराबर क्या होगा, पी नॉट ए इंटू 4/5 प्लस पी नॉट बी इंटू 1/5, इसका मान रख दिया, एलसीएम लिया तो 4 पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बटे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब क्या कर दीजिए बेटा, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। चलिए करके देखते हैं, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो 5 गुणे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 पंचे 30, 3 5 बजे 25, 3 28, 2800 बराबर 4 पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, दूसरा ये वाला 2200 है ना, 5 के 20, 5 के 20, 2200 बराबर 3 पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पी नॉट ए, भाई 4 में से 3 गया 1 और इसमें आ गया 600। तो पहला आंसर तो आ गया कि भैया जो शुद्ध ए है, शुद्ध ए का वाष्प दाब कितना है, शुद्ध ए का वाष्प दाब है, शुद्ध ए का वाष्प दाब है कितना 600 mmHg। तो शुद्ध ए का, चलो अभी लास्ट में लिख लेंगे, अब बी का निकाल लेते हैं ना, यहीं से पहले बी का निकाल लेते हैं। तो बी का निकालने के लिए किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 2200 बराबर ये 600 आ गया, 600 प्लस पी नॉट बी, तो पी नॉट बी का मान क्या आ जाएगा, पी नॉट बी इक्वल टू 2200 माइनस 6 3 1800, तो आ गया 400 mmHg। ठीक, तो सिंपल सा आंसर आ गया, शुद्ध ए का वाष्प दाब, शुद्ध ए का वाष्प दाब कितना हो गया बेटा आपका 600 mmHg, और शुद्ध बी का वाष्प दाब कितना आ गया, आपके शुद्ध बी का वाष्प दाब आ गया 400 mmHg। बस यही आंसर। ठीक, तो आपको दो अलग अलग कंडीशन दी थी, दोनों कंडीशन से आपको क्या करना था, दो इक्वेशन बनाने थे और फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते, तो पी नॉट ए का मान भी आ जाता और पी नॉट बी का मान भी आ गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हो गया ये बेटा। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखा जाए फिर। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, दो द्रवों ए व बी के वाष्प दाब क्रमशः 500 mmHg व 200 mmHg है। ए का वह मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ए का वह मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए जिस पर ए व बी दोनों के आंशिक दाब बराबर हो, दोनों के आंशिक दाब क्या हो जाए, बराबर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, दो द्रव है ए और बी, और ए का वाष्प दाब आपको दिया है, बी का वाष्प दाब आपको दिया है। ए का वाष्प दाब कितना दिया है 500 mmHg, और बी का वाष्प दाब कितना दिया है 200 mmHg।
Hg। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध ए का वाष्प दाब कितना है 500 mmHg, शुद्ध बी का वाष्प दाब कितना है 200 mmHg। तो आपको ए का वह मोल प्रभाज बताना है जिस मोल प्रभाज पे ए का और बी का दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाए, सॉरी आंशिक वाष्प दाब या आंशिक दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब आपको काई ए का मान निकालना है। सिंपल सा है, कर लोगे। कहानी सिंपल सी क्या है, देखो अगर हम बात करें सबसे पहले पी ए की, तो पी ए बराबर क्या होगा, पी ए बराबर होगा पी नॉट ए इंटू काई ए, यही होगा। अगर आप यहाँ से देखें तो पी ए का मान तो नहीं पता, बट पी नॉट ए का मान पता है 500 इंटू काई ए, यही है समीकरण 1। फिर पी बी की बात करेंगे तो पी बी बराबर क्या होता है पी नॉट बी इंटू काई बी। पी बी तो नहीं पता, लेकिन क्या पता है पी नॉट बी पता है कितना 200 mmHg। और काई बी को आप लिख सकते हो 1 माइनस काई ए, लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत, पता ही है काई ए प्लस काई बी क्या होता है 1 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, ये समीकरण दो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि वह मोल प्रभाज बताना है जिस पर ए का आंशिक दाब और बी का आंशिक दाब क्या हो जाए, बराबर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को क्या रख दो, बराबर। भाई पी ए और पी बी क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों के आंशिक दाब बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 500 काई ए बराबर 200 1 माइनस काई ए, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। 500 काई ए बराबर 200 माइनस 200 काई ए, काई उधर 200 उधर कर दो, 500 काई ए उधर जाएगा प्लस में, 200 काई ए बराबर 200। ये टोटल कितना हो जाएगा 700 काई ए इक्वल टू 200। काई ए क्या हो जाएगा 200 बाई 700। तो काई ए का मान क्या आ गया, काई ए बराबर हो गया 2/7। तो जब काई ए मतलब ए का मोल प्रभाज, जब ए का मोल प्रभाज कितना होगा 2/7, या आप कैलकुलेट कर लीजिए, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 बचे 35, 5 बचेगा, 7 से 49 आ जाएगा 0.286। तो जब ए का मोल प्रभाज 0.286 होगा तो उस स्थिति में ए का और बी का दोनों का जो आंशिक दाब होगा, ए का और बी का जो दोनों का आंशिक दाब होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। बस ये कहानी हो गई। तो इस तरह से आपसे क्या पूछेगा बेटा, राउल्ट के नियम के क्वेश्चंस। इस तरह से आपको क्या पूछेगा, राउल्ट के नियम के न्यूमेरिकल पूछेगा। तो राउल्ट के नियम के न्यूमेरिकल लगाने बहुत ही आसान, केवल फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, और उसमें जो टर्म्स आए हुए हैं वो ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में सारी कहानी आई होगी। तो अब इसके बाद जो है हमारा टॉपिक आता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन और फिर स्थिर क्वाथी विलयन। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास जो है आपको अब मिलेगी रेगुलर ही, ठीक है। बीच में 2-3 बार वीडियो डाली हमने 1 महीने पहले और उससे भी पहले, और उस समय भी ये बात हुई थी कि वीडियो रेगुलर मिलेगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इस वजह से नहीं हो पाई क्लासेस। लेकिन अब क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आपके पास आ चुका है तो अब कोशिश रहेगी कि क्लासेस रेगुलर ही आपको मिले और मिलती रहें। तो आप लोग सभी के साथ वीडियो को शेयर करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और क्लास का आनंद लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को बाय बाय।